स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द साइंस वर्ल्ड में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। लेकिन इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आपके लिए कुछ अपडेट्स हैं। अपडेट्स ये हैं कि सबसे पहले तो हमारे चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, उसमें जाकर उस वेबसाइट पर जाकर आपको इस लेक्चर के PDF नोट्स मिल जाएंगे और बाकी वीडियोज़ का लिंक भी मिल जाएगा। और जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हैं जो कि चैनल पर होने वाली होंगी, वीडियोज़ आने वाली होंगी, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और तो और हम आपको ये बता चुके हैं कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे फिजिक्स होगी एंड देन द रेस्ट ऑफ द डेज सैटरडे तक हम केमिस्ट्री करने वाले हैं। मींस वीक में 6 वीडियोस आपको मिलेंगी। जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होगा हम गूगल फॉर्म से एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, जिसमें मार्किंग भी आपको ऑनलाइन ही होगी। इसके लिए भी हम आपसे कोई भी एनरोलमेंट फीस नहीं ले रहे हैं। किसी भी तरीके का कंटेंट हमने प्रीमियम नहीं रखा है। बट आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड आई होप कि आप इतना तो कर ही सकते हैं अगर आपको ये कंटेंट जस्ट फ्री में चाहिए तो चलिए इसी के साथ अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को। तो इस टॉपिक पर एक्चुअली मैंने बेसिक की एक पहले से ही वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको देख लेना। लेकिन अगर आपको पहले से ही थोड़ा सा कुछ पता है, मीन्स आपको बेसिक नॉलेज है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और इतना तो मैं बता ही दूंगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लो। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार इसमें दो टर्म्स आती हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। क्या क्या होती हैं दोनों देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको ये बताता है कि कोई कंपाउंड है, उसमें कितने एटम्स हैं, किस एलिमेंट के कितने एटम हैं। ये कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का कंपाउंड है। ग्लूकोज के कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसने हमें बताया कि कार्बन के तो 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। इसी तरीके से ब्यूटीन ने हमें बताया कि कार्बन के 4 एटम हैं इसमें और हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं। तो वो फार्मूला जो आपको बताया कि किस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। वहीं एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला होता है कि अगर हम जो एटम्स हैं उनका एक सिंपलेस्ट रेशो लें और तब लिखें एलिमेंट्स को, तो उस फार्मूले को हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे कि इसी को देखो, यहाँ था C6H12O6। अब इसका मैं इसका मैं एक सिंपलेस्ट रेशो लेता हूँ। सिंपलेस्ट रेशो कैसे लूँगा? यहाँ 6 12 6, तो मैंने कहा 6 डिवाइड बाई 12 बाई 6। ठीक है, तो मैंने कहा 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। तो आ गया 1 2 1। तो कार्बन के साथ 1 लगा दोगे, हाइड्रोजन के साथ 2 लगा दोगे, ऑक्सीजन के साथ 1 लगा दोगे। क्यों? क्योंकि 1 2 1 आया, तो इसी सीरीज में आपको लगाना है। तो जब आप इस तरीके से लिख देते हो तो हम उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, राइट। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सिंपलेस्ट रेशो में होता है। मीन्स मैं यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करके 3 6 और 3 नहीं लिख सकता था। ठीक है, मुझे इसको सिंपली डिवाइड करना है, सिंपलेस्ट जितना हो सकता है। और दूसरी चीज़ क्या? दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ आएंगी ना, ये होल नंबर होंगी। मीन्स ये डेसिमल नहीं हो सकती है ना, यहाँ पर 2.5 नहीं हो सकता। सिमिलरली इस केस में भी देखो, C4H8 में हमने 4/8 करा तो हमें मिला 4 1 4 4 2 8, तो 1/2, तो C1H2 इसका हो गया। तो ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये है एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। पिछली वीडियो में ही मैंने आपको ये दो फॉर्मूलेज भी बता दिए थे। क्या फॉर्मूलेज हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, और मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल वेट। क्या है अभी जरा मैं बता देता हूँ क्या है। सुनो यार, मैंने कहा कि एम्पेरिकल फार्मूले की जब मैं N से मल्टीप्लाई करता हूँ, अभी N क्या है? देखो, मॉलिक्यूलर आपको पता है, एम्पेरिकल पता है, लेकिन N क्या है? N होता क्या है यार? N है आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर कैसे? जैसे यार मैंने यहाँ पे क्या आपको बताया था कि 6 12 6 है, तो मैंने यहाँ पे एक तरीके से 6 से मतलब सभी को डिवाइड कर दिया था। तो जिससे मैं सबको डिवाइड करता हूँ ना, वो N है। तो जब मैं उस वैल्यू से एम्पेरिकल फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। देखते हैं कैसे। यार देखो, इस एग्जांपल को पकड़ लेते हैं, ग्लूकोज वाले को। तो इसमें मैंने क्या करा है, 6 से सबको डिवाइड करा था ना, जब भी तो 1 2 1 आया था, है ना, जब भी तो 1 2 1 आ पाया था। 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। तो इसी तरीके से मतलब मेरा N तो 6 है, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा 6 इंटू, ठीक है, N 6 है। अब मुझे फॉर्मूले से पता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करनी है। अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरे पास है, ग्लूकोज का कितना है यार? C1H2O1 है। तो चलो लिख देते हैं C1H2 एंड देन लेट अस राइट इट O1। तो यार जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? C1 है तो C6 हो जाएगा, H2 है तो H12 हो जाएगा, और O1 है तो यार O6 हो जाएगा। समझ रहे हो? ओके, तो C6H12O6 आ गया। और ये क्या है यार? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ही तो है। तो इस तरीके से N से मल्टीप्लाई करने पर, जब आप मॉलिक्यूलर फार्मूले की N से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है, राइट नाउ। और इसी तरीके से हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। क्या है मॉलिक्यूलर वेट? देखो यार, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल वेट। अब यार इसी के साथ देखो, फॉर एग्जांपल मैं इसे लेता हूँ। मैंने कहा C4H8 है, C4H8 है मतलब कार्बन के 4 एटम्स। तो मैंने कहा 12 इंटू 4 प्लस H इंटू 8, है ना, हाइड्रोजन के 8 एटम्स। तो हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 8 कर दिया, सो 12 4 48 हो गया।
और इंटू 8 हो गया, तो ये आ जाएगा यार आपके पास यहाँ से 12 4 द 48 और 8 ये हो जाएगा 56, राइट। 56 आपके पास यहाँ से आ गया। अब इसका निकालो एम्पेरिकल फॉर्मूले का वेट निकालो, ठीक है। वेट निकाल रहे हैं बस सिंपली, ठीक है। कार्बन के 4 एटम थे, ठीक है, और एक एटम का मास कितना होता है 12 होता है, तो 12 इंटू 4 कर दिया जो आ गया 48। हाइड्रोजन का मास 1 होता है 8 एटम से, तो 1 इंटू 8 कर दिया और दोनों को प्लस कर दिया 56 आ गया। अब एम्पेरिकल फॉर्मूले का हम वेट निकालते हैं, एम्पेरिकल वेट बोलते हैं जिसको, ठीक है। निकालते हैं, चलिए निकालते हैं यार। C1H2 निकालते हैं, तो हमें पता चला कि C के 1 एटम है, मीन्स कार्बन के 1 एटम है, प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो इसको इससे कर दिया। सो 12 प्लस 2 जो कि है 14 है यार, निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको से डिवाइड करो, 56 को 14 से डिवाइड करो यार, 56 को 14 से डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा आपके पास 15 4 46 आ जाएगा, ठीक है। तो यार ये एक और तरीका है निकालने का। ऑब्जर्व करो कि अगर मैं इसके एम्पेरिकल फॉर्मूले से जो कि C1H2 था, अगर मैं इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो यार C1H2 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करी तो C4H8 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि जब मैं एम्पेरिकल वेट को जब मैं मॉलिक्यूलर वेट को एम्पेरिकल वेट से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है उसकी अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जाएगा। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी मैं एम्पेरिकल वेट को जब भी मैं मॉलिक्यूलर वेट को एम्पेरिकल वेट से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास n आ जाता है यार। बेसिक सी बात है, सिंपल सादी सी बात है, फॉर्मूला है ये, n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट। तो ये आपको करना है। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे 56 था और एम्पेरिकल वेट यहाँ पर 14 था, तो 56/14 आपके पास आ गया 4, और यही n है। इसी n की जब आप एम्पेरिकल फॉर्मूले के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। तो ये सब था इसका बेसिक। अब चलिए इस वीडियो में जो हम करने आए हैं, मीन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि कंपाउंड हैज़ मॉलिक्यूलर वेट 90। अब एक सेकेंड, यहाँ पे जगह कम है, मैं आपको इस शीट पर ही करके दिखाता हूँ। पहले आप ये पढ़ लो क्वेश्चन में कहा है कि कंपाउंड हैज़ मॉलिक्यूलर वेट 90 एंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला इज दिस। तो चलिए लिखते चलते हैं क्या क्या गिवन है। ए कंपाउंड हैज़ मॉलिक्यूलर वेट 90, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है यार यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, ठीक है। उसी तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से आप सोच रहे हो, कुछ ऐसा मतलब रटवाने वाला नहीं बताऊंगा। मॉलिक्यूलर वेट आपको कितना गिवन है, 90 गिवन है, राइट। सो मैंने कहा मॉलिक्यूलर वेट 90 हो गया। चलिए यहाँ तक कितना गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट 90, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला इस CHO2, ओके। हमें इसके साथ क्या दे दिया है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला दे दिया है। तो चलिए यार एम्पेरिकल फार्मूला लिख लेते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा यार CHO2। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, अभी सिर्फ वो लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन में गिवन है। एम्पेरिकल फार्मूला इतना है। अब आपसे क्या कहा है, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये 2 डिटेल्स गिवन है, तीसरी डिटेल आपसे पूछी है ना। चलिए अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है मॉलिक्यूलर वेट। अब आपको दूसरा गिवन है एम्पेरिकल फार्मूला। अब आपको जब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो आपको एक फार्मूला याद आना चाहिए, कौन सा, ये वाला, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए मेरे पास n और एम्पेरिकल फार्मूला होना चाहिए। क्योंकि जब मेरे पास n होगा और एम्पेरिकल फार्मूला होगा तो मैं उन दोनों का प्रोडक्ट वो कर दूंगा, है ना, मल्टीप्लाई कर दूंगा उन दोनों का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसको देखो। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एम्पेरिकल फार्मूला, लेकिन आपके पास n नहीं है, n नहीं है। अब n निकालने का क्या फॉर्मूला है, यही बताया था आपको, n होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट। चलिए ठीक है, अब n निकालते हैं। मतलब सबसे पहले, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमारे पास है, एक रिक्वायरमेंट तो है हमारे पास जो हमें यहाँ पर चाहिए, लेकिन दूसरी रिक्वायरमेंट n जो है वो नहीं है, तो उसे निकालने के लिए करते हैं। चलिए काम आगे बढ़ते हैं। तो देखो n का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट, है ना, एम्पेरिकल वेट। तो यार मॉलिक्यूलर वेट तो सवाल ने आपको पहले दे दिया, कितना है, 90। चलिए बहुत अच्छा। अब आपसे पूछा है कि एम्पेरिकल वेट, सॉरी अब आपको ये बताना है कि एम्पेरिकल वेट कितना होगा। सोचो सोचो सोचो, कैसे निकालोगे यार, एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है ना, एम्पेरिकल फार्मूला। पहले क्या करा था, जब हमें एम्पेरिकल फार्मूला गिवन था हमने इसी से एम्पेरिकल वेट निकाला था, है ना। कार्बन का एक एटम था तो 12, प्लस हाइड्रोजन के 2 थे तो 2 × 1, प्लस ऑक्सीजन का 1 था तो 1 × 16, इस तरीके से। तो इसी तरीके से CHO2 का भी निकालते हैं यार। अब देखो CHO2 में कार्बन का एक एटम है और कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, तो 12 × 1 करेंगे। प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है, 1 एटम है, सो 1 × 1 कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 है, तो 16 × 2 कर देंगे। तो यार 12 + 1 + 32 कर देंगे। सो यार 32 + 1 33 + 2 35 एंड 10 45, राइट, 45 इसका आंसर हो गया। तो एम्पेरिकल वेट कितना आ गया, 45, यहाँ भर दो। तो यहाँ से n कितना आ गया यार, n आ गया 2। क्लियर, बस
अब हो गया आपका सवाल। सवाल क्या है? सवाल ने आपसे ये पूछा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना था आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना था। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला करना होता है, जिसमें कि एम्पेरिकल फार्मूला तो आपको पहले से गिवन था, लेकिन एन आपने निकाल लिया। एन कितना है यार? 2 गिवन है। एम्पेरिकल फार्मूला ये क्वेश्चन में गिवन है CHO2, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर भर दो CHO2, तो यार क्या आ जाएगा? C2H2O4। तो यार ये आपका आंसर हो गया, एंड दैट इज इट। और कुछ करना ही नहीं है, खत्म आंसर। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो C2H2O4 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन ना, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार कि ए कंपाउंड हैज़ वेपर डेंसिटी 45। एक कंपाउंड है, सॉरी अब दिख रहा है, यस। ए कंपाउंड हैज़ वेपर डेंसिटी 45। अभी वेपर डेंसिटी क्या आ गई? वेपर डेंसिटी जब भी गिवन हो तो ये ध्यान रखना, वेपर डेंसिटी आपको मॉलिक्यूलर वेट का रास्ता बताएगी। वेपर डेंसिटी इज अ पाथ टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट का पता लगाने के लिए वेपर डेंसिटी दी जाती है। तो एक फॉर्मूला अभी से याद कर लो, क्या होता है यार? मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, है ना? इसको ध्यान रखना। तो वेपर डेंसिटी जितनी भी हो उसका ट्वाइस ही आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है। या ये कहो कि वेपर डेंसिटी दी ही इसलिए जाती है कि बच्चा क्या निकाल सके? मॉलिक्यूलर वेट निकाल सके। तो क्या क्या करोगे यार? अब आपको ये करना है कि मॉलिक्यूलर वेट निकालना है सबसे पहले तो। सो 2 इंटू करोगे, वेपर डेंसिटी कितनी है? 45 है, तो 45 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 90। तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना है? मॉलिक्यूलर वेट है यार आपके पास 90। मॉलिक्यूलर वेट आपके पास 90 आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला इज दिस। अरे वाह, ये तो वही आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या गिवन है? दोबारा से वही वाला एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में था, है ना? क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला? CHO2 गिवन है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये एक इन्फॉर्मेशन हुई, एक इन्फॉर्मेशन ये भी आ गई हमारे पास। चलिए बहुत बढ़िया। आगे क्या है? फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब क्या करना है? सेम वही क्वेश्चन हो गया, सेम वही क्वेश्चन, बस इसमें क्या स्पेशलिटी थी? वेपर डेंसिटी से आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना था। ध्यान दो, पिछले क्वेश्चन की तरह है, उसमें भी आपको 90 मार्क्स दे रखा था, इसमें आपने 90 भी निकाला है बस, वरना एम्पेरिकल फॉर्मूला इसमें भी था। तो क्या करोगे यार? एन निकालना है ना। एन निकालने के लिए क्या करोगे? मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट। तो यार मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ये निकाला आपने 90 बाय एम्पेरिकल वेट CHO2, तो कार्बन के 12 मास, कार्बन का 1 एटम है, सो 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 32, जो कि आपको 45 आएगा निकल के। तो 45 कर दो, एन वापस से 2 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे आपने पिछली बार निकाला था वैसे ही आप इसमें भी निकाल सकते हो। 2 इंटू CHO2 कर दो, तो C2H2O4 पिछली वाले की तरह आंसर आपका आ जाएगा। तो इस सवाल में स्पेशली ये थी कि आपको मैंने बताया कि वेपर डेंसिटी क्या होती है। ये आपको इसलिए दी होती है ताकि आप क्या निकाल सको? मॉलिक्यूलर वेट निकाल सको। ठीक है, तो ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी कर दो, आपके पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। ओके, चलिए अब ये दो तो थे थोड़े बेसिक लेवल के सवाल। अब आते हैं थोड़े बढ़िया लेवल के सवाल पे। ओके, चलिए देखते हैं क्या है सवाल। सवाल अब आपसे ये कह रहा है कि ये वो सवाल हैं जिनमें टेबल बनती है, राइट, जो आपके स्कूल्स में जनरली कराए जाते हैं। अब उनको देखते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78 एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन इज 92.4% एंड 7.6 हाइड्रोजन। अब देखो क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दिस। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास है ये आपको 78 दे रखा है। सो मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास 78 ग्राम्स, है ना? ग्राम आएगा यहाँ पे। एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन इज 92.4% कार्बन एंड 7.6% हाइड्रोजन। मतलब वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स उसमें कार्बन हाइड्रोजन होंगे, और कुछ इस तरीके से है कि यार कार्बन 92.4% है और हाइड्रोजन 7.6% है। तो आपको अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो, सिंबल लिख लो, जो जो एलिमेंट इसमें यूज किए गए हैं सिंबल लिखना है। चलिए लिखते हैं। क्या क्या है भाई? कार्बन है एक तो, ठीक है, 92.4% कार्बन इस्तेमाल किया गया तो कार्बन लिख लिया। 7.6% हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख ली। और किसी को कोई दिख रहा हो बता दो, मुझे तो नहीं दिख रहा है ना, और कोई भी है नहीं एक्चुअली। सो दोनों सिंबल लिख लिए, बहुत बढ़िया। अब आपको लिखनी है उनकी परसेंटेज कंपोजिशन। कार्बन की कितनी गिवन है? 92.4 गिवन है। हाइड्रोजन की कितनी गिवन है? 7.6। अब तक कुछ भी बाहर का नहीं करा, सिर्फ क्वेश्चन की चीज़ों को उतार रहे हैं। सिंबल लिखा, परसेंटेज कंपोजिशन लिखी। अब एक और चीज़ जो हमें पहले से पता होगी वो लिखेंगे, क्या? एटॉमिक मास। ठीक है, लिखते हैं एटॉमिक मास। कहाँ गया? ये रहा।
एटॉमिक मास 12 कार्बन का और हाइड्रोजन का 1 निकाल लिया, ये भी बहुत बढ़िया। अब आती हैं बस दो चीज़ें जिन्हें आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो। अब यार ये क्या है? इसमें आपको क्या करना है, आपने क्या करा, सिंबल लिख लिया, परसेंटेज कंपोजिशन लिख लिया, ये दोनों सवाल से मिल जाएगा। और फिर आपको एटॉमिक मास लिखना है, ये आपको अपने दिमाग से मिल जाएगा, ठीक है। जिसके दिमाग में ना हो उसके वो अपने दिमाग से कहे कि यार मतलब इस चीज़ को जल्दी से फिल करो, मीन्स याद करो। ओके, एटॉमिक मासेस को याद कर लो अच्छे से आप। फिर आते हैं हम एटॉमिक रेशो पर। ये कैसे निकालना है यार, सुनो। एटॉमिक रेशो आप कैसे निकालते हो कि जो आपको परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है ना, उसे इससे एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, मींस दिस बाय दिस करना है, ठीक है। ये भी आसान है, करते हैं यार। 92.4 को 12 से डिवाइड करते हैं। चलिए अभी हम आपको करके भी दिखाते हैं। 92.4 बाई 12 करते हैं तो यार 12 92.4 हो गया। 12 7 में जाएगा, 12 7 84 हो जाता है यार। तो 6 और 8.4 हो जाएगा, तो 7.7 के करीब इसका जो है वो सॉरी आंसर आ जाएगा। तो 7.7 आ गया यार, 7.7 आ गया, सही है। चलिए नेक्स्ट, अब 7.6 को हम 1 से डिवाइड करते हैं। तो जिस भी चीज़ को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, वापस वही आ जाता है, मतलब जो भी वैल्यू है। तो 7.6 आ गई। चलिए अब लास्ट चीज़ करनी है, क्या उसको हम बोलते हैं, सिंपलेस्ट रेशो। क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट रेशो। क्या करते हैं यार इसमें हम ये करते हैं कि जो इन दोनों में से छोटा हो, इन दोनों में से जो भी छोटा हो, उससे हम क्या करते हैं, उसे हम लेते हैं और इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। समझो, मैंने कहा 7.7 इससे आ गया और 7.6 इससे आ गया, तो यार दोनों क्या है, दोनों मतलब बराबर से ही है, लेकिन यार 7.6 थोड़ा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 7.7 को हम 7.6 से डिवाइड करेंगे और 7.6 को भी हम 7.6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब हम 7.7 को 7.6 से डिवाइड करेंगे तो यार अप्रॉक्स हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, हमारे पास क्या आंसर आ सकता है, बताओ, सोचो। व्हाट द आंसर कैन बी देयर। तो ऑब्वियसली यार 1 आ सकता है, मीन 7.7 को जब आप 7.6 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, राइट। सो 1 कर दो, और 7.6 को जब आप 7.6 से डिवाइड करोगे तो जब भी आपके पास 1 आ जाएगा, तो यार ये हो गया आपका सिंपलेस्ट रेशो। तो अब आप इससे क्या निकाल सकते हो, आप इससे निकाल सकते हो एम्पेरिकल फार्मूला। इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप निकाल सकते हो एम्पेरिकल फार्मूला। निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, बता रहा हूँ कैसे निकालोगे एम्पेरिकल फार्मूला। आपको यार ये पता है ना, आपको ये पता है ना कि कार्बन और हाइड्रोजन यूज हैं बस, ठीक है। तो आपने कार्बन लिख लिया, आपने हाइड्रोजन लिख लिया। अब कार्बन के सामने जो है सिंपलेस्ट रेशो में उसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो उसके आगे ये चिपका दो। हाइड्रोजन के आगे क्या है सिंपलेस्ट रेशो में, 1, तो उसके आगे ये चिपका दो। तो मतलब एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया, C1H1 या CH कह दो सिंपली, ठीक है। C1H1 हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला ये हो गया। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो आपने निकाल लिया, लेकिन अभी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मतलब आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला तो आ गया यार, एम्पेरिकल फार्मूला तो आपके पास आ चुका है, जो है CH या C1H1 कह दो, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा इस तरीके से कि क्वेश्चन में आपसे पहले ही क्या रखा है कि मॉलिक्यूलर वेट भी है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 78 है, 78 गिवन है आपको, 78 गिवन है आपको, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है। तो n निकाल सकते हो क्या, पिछले फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह क्या करोगे, इससे एम्पेरिकल वेट निकालोगे। तो निकालो यार एम्पेरिकल वेट है ना, किस बात की देरी है, CH है। तो C1H1 का मतलब है कि 12 गुणा 1 जमा 1 गुणा 1, मतलब 12 प्लस 1 जो क्या जाएगा यार 13, ठीक है, 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ओके 13 आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास एम्पेरिकल वेट कितना आ गया, 13 आ गया। तो अब आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर वेट भी है, आपके पास एम्पेरिकल वेट भी है। तो क्या करोगे n निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट, ये विल गिव यू 78/13, सही है। फिर आपको यहाँ से मिल जाएगा 13 6 78, तो 6 आ गया n, ठीक है, 6 आ गया। अब बस क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये होगा n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला। तो n कितना है, 6 है, एम्पेरिकल फार्मूला कितना है, C1H1 है। तो यार C6H6 जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, एंड दैट इज इट। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि किस तरीके से किया हमने। ये हमने कुछ इस तरीके से किया है कि सबसे पहले क्या करा, सिंबल लिख दिए, फिर परसेंटेज लिख दी, फिर उनके एटॉमिक मासेस लिख दिए, फिर हमने एटॉमिक रेशो लिख दिए। फिर एटॉमिक रेशो किस तरीके से निकाली, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो यार 92.4 को 12 से डिवाइड करा तो 7.7 आ गया, और देन 7.6 को 1 से डिवाइड करा तो 7.6 आ गया। अब क्या करा, इन दोनों में से जो छोटा था उसमें से उसे लिया और बाकी सबको डिवाइड कर दिया, तो 7.7 डिवाइडेड बाय 7.6 अप्रॉक्स 1 आ जाएगा। इसमें ध्यान रखना हम क्या लेते हैं, जनरली होल नंबर लेते हैं।
और 7.6 बाई 7.6 करा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आ गया, तो ये दोनों जो है इन दोनों के सामने चिपकाओ दो, मीन C1H1 लिख दो और ये आपका एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ से निकलता है। एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास आ चुका था, एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास आ चुका था, आपको निकालना था मॉलिक्यूलर वेट जो कि है 78। अब एम्पेरिकल वेट कितना है, C1H1 है, ठीक है। ये 12 × 1 + 1 × 1, ठीक है। आपने निकाल लिया एम्पेरिकल वेट, ये आ गया 13 यहाँ से, तो n निकाल लिया मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट से 78/13, ओके। तो यहाँ से आपके पास क्या आंसर आ गया, 6 आ गया। तो अब आपने क्या निकाला, n आ गया आपके पास, एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास पहले से ही है, तो अब आप क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। तो n × एम्पेरिकल फार्मूला कर दिया, 6 × C1H1 कर दिया, तो C6H6 आपके पास आंसर आ गया। क्लियर, चलिए अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, स्कोर कर लो और आपके सारा टॉपिक फिनिश होने वाला है। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी। डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला, इसमें सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, अरे वाह अब आयरन आ गया, विच हैज़ 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन बाय मास। तो सिमिलरली पहले की तरह करेंगे, कैसे यार, सिंबल लिख दिया, सिंबल क्या क्या है, आयरन है, तो आयरन का सिंबल क्या होता है भाई, Fe होता है। दूसरा क्या यूज़ है इसमें, दूसरा क्या है भाई, ऑक्सीजन है, एक तो आयरन थी यूज़ में, एक ऑक्सीजन थी, तो ऑक्सीजन का सिंबल O लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है, परसेंटेज कंपोजिशन, कितनी परसेंटेज है। तो यार आयरन की क्वेश्चन में गिवन है 69.9 गिवन है, और आपके जो ऑक्सीजन है इसकी है 30.1, ये भी लिख दिया। अब फिर हमें क्या लिखना था, एटॉमिक मास लिखने थे, तो चलो अब हम लिखते हैं एटॉमिक मास को भी, जो कि है आयरन का कितना है, आयरन का कितनों को याद है, कितनों को याद है आयरन का, है ना, लिखो कमेंट में। चलो बताता हूँ मैं, 56 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 होता है, राइट। अब आपको क्या निकालना है, एटॉमिक रेशो निकालना है, एटॉमिक रेशो निकालना है आप लोगों को, ठीक है। एटॉमिक रेशो निकालना है आप लोगों को, कैसे निकालोगे, दिस बाय दिस करोगे। आइए अब हम डिवाइड करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। 69.9 को 56 से डिवाइड करो, 56 ये रहा, और 69.9 को डिवाइड करो, यही तो है 69.9 और 56, तो इन दोनों को जब डिवाइड करते हो एटॉमिक रेशो जब भी तो आता है ना। तो 69.9 को 56 से जब हम डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टाइम जाएगा 56 पर, है ना, तो 4 और 13 बचेगा 139, और फिर उसके बाद जाएगा 2 पर, ठीक है, और पॉइंट लग जाएगा 2 पर जाएगा, 2 6 2 कैरी 1 2 5 10 11 9 2 के 7 27 2 7 275 पर नहीं जाएगा, 4 पर 1.24 के करीब इसका आंसर आता है यार, ठीक है, 1.24 के करीब इसका आंसर आ रहा है। तो 1.24 इसको हमने ऐसे लिख दिया, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 30.1 है और ये 16 है, तो 30.1 को 16 से डिवाइड करो यार, 30.1 को 16 से डिवाइड करो यार, 30.1 डिवाइडेड बाय 16 कर दो, कर दिया। चलिए करते हैं 16, 30.1 आ गया, 16 वंजा पे जाएगी, ठीक है। तो क्या बचा, 4 बचा, और यहाँ से बचा आपके पास 14। अब यहाँ से इसको उतार लिया, डेसिमल लग गया, और ये किस पर जाएगी अब यार, ये जाएगी 8 पर, 8 कितना होता है, 9 पर तो नहीं जाएगी, 8 पर जाएगी, है ना, 8 पर जाएगी, तो 8 6 48 8 4 128, है ना। सो 3 यहाँ से आ गया, 113 130, फिर 8 पर जाएगी, तो 1.88 के करीब यहाँ पर आंसर आ चुका है, 1.88, समझ रहे हो। अब आपको लास्ट में निकालना है क्या, सिंपलेस्ट रेशो, है ना, सिंपलेस्ट रेशो। इसमें क्या करते हैं कि इन दोनों में से जो छोटा हो उसे चूज़ करो, कौन सा छोटा है यार, 1.24 की 1.88, है ना, सबको दिख रहा है, सब देख सकते हैं, 1.24 छोटा है, ले लिया। चलिए अब जो छोटा है उसे ले लिया और इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो क्या करा, 1.24 डिवाइडेड बाय 1.24 करा, क्या आया, 1 आ गया, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन यार जब मैंने 1.88 को 1.24 से डिवाइड करा तो मेरे पास अप्रॉक्सली 1.5 के करीब आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर आती है थोड़ी दिक्कत, क्या दिक्कत आती है कि यार 1.5 अगर मैंने यहाँ पर लिया, मानो मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मैंने कहा ले लिया यार कोई दिक्कत नहीं, तो मेरा क्या बनना चाहिए, एम्पेरिकल फार्मूला बनना चाहिए Fe1O 1.5। लेकिन मैंने ही आपसे पहले कहा था कि यार यहाँ पे कभी भी डेसिमल नहीं हो सकता, होल नंबर होगा। तो इसलिए जब हम क्या करते हैं, जब भी यार पॉइंट में आता है ना, तो मीन्स जनरली 0.5 में आता है, तो हम दोनों की 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिल जाएगा, 1.5 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिल जाएगा। अब आपका आएगा एम्पेरिकल फार्मूला बढ़िया करके। क्या है एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं यार, एम्पेरिकल फार्मूला अब सी नहीं आ रहा है यहाँ पे, Fe है, तो Fe के सामने सिंपलेस्ट रेशो क्या रहा था, 2, तो ये चिपका दिया। O के सामने सिंपलेस्ट रेशो क्या रहा था भाई, 3 आ रहा है ना।
सो O3 लिख दिया तो Fe2O3 अब इसका आपका आंसर हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। बाकी आपसे इस क्वेश्चन में और कुछ फालतू पूछा नहीं है। ये है तरीका, आप किस तरीके से टेबल वाली प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला वाली प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, आपके जितने भी डाउट्स होंगे, ठीक है। और परसेंटेज कंपोजिशन भी एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी हम जल्दी लाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद द चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यार देखो, वेबसाइट वगैरह के लिए भी मुझे काफ़ी उसमें इन्वेस्ट करना पड़ा, कैमरे वगैरह के लिए भी, बट इवन अभी तक मुझे यूट्यूब से कुछ भी नहीं मिला है। सो यार बस आप लोग ही हो जो मुझे सपोर्ट कर सकते हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना, और ताकि, है ना, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट के बारे में ध्यान रखना, जैसे चैप्टर खत्म होगा ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, ऑनलाइन मार्किंग होगी, और बढ़िया तरीके से हम लोग करने वाले हैं। आई विल बी गोइंग ऑन, बट आई विल सी दैट टू व्हाट एक्सटेंट यू ऑल विल सपोर्ट मी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय।